Hello friends, welcome to NAC Crackit and today we are going to discuss about the previous year's questions and आज मैं लेके आई हूँ 21 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट का पेपर और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे, कुछ डिस्कशन के साथ में हर एक एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे और साथ ही साथ में मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। तो आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक मैं वेरीफाइड एडवोकेट हूँ अनअकैडमी में, तो आप मुझको जाके वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सारे ही लेसन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। मेरा नाम बस टाइप करेंगे जब भी आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे या फिर आप वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपने न्यू विजिटर्स को बताना चाहूंगी कि वो मेरे को यहाँ पे बाय नेम कोमल के डालेंगे, तो यहाँ पे आप मेरे सभी लेसन्स को इजिली एक्सेस कर सकते हो। पेपर 1 के लिए भी मेरा क्रैश कोर्स एक डिजाइन किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अनअकैडमी पे, और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए तो वहां पे बहुत सारे कोर्सेज जो है डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ थ्योरी, ये सारे ही कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहां जाके एक्सेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है इवेल्युएशन से। मैं बताना चाहूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हर बार ये टॉपिक जो है वो रिसेंटली कुछ सालों से पूछा जा रहा है और इसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फिर समेटिव इवेल्युएशन से एक बार टॉपिक आता ही आता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है विच एक्टिविटीज आर ऑफ द नेचर ऑफ द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का आपको नेचर बताना है। पहला है गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, सेकेंड वन इज अ कंडक्टिंग क्विज सेशन, third one is evaluating the grading system, and the fourth one is providing the feedback while teaching, and fifth one is encouraging students reflect more. So friends, as we know formative evaluation क्या होता है। formative evaluation formative से याद रखिएगा कि फॉर्मेशन करना है, फॉर्मिंग करना है। फॉर्मिंग का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मिंग मतलब टीचिंग में जो प्रोग्रेसिव है, यानी ये एक ऐसा इवेल्युएशन मेथड है जज करने के लिए जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम सेमेस्टर प्रोग्राम चल रहा होता है तो हम बीच बीच में कुछ टेस्ट्स लेके रहते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, मास्टरी टेस्ट। मास्टरी टेस्ट तो एक बार होगा, ठीक है, मास्टरी टेस्ट तो एक बार होगा। कंडक्टिंग क्विज सेशन, ये हो सकता है, क्विज सेशन बीच बीच में होते हैं ड्यूरिंग द मिड लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो इसके लिए क्विज सेशन भी हो सकते हैं। इवेल्युएटिंग स्टूडेंट इन ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम तो बाद में होता है, समेटिव में आ जाएगा, ये गलत हो गया। उसके बाद हम आते हैं डी ऑप्शन पे, प्रोवाइडिंग द फीडबैक व्हाइल टीचिंग। तो यहाँ भी ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का सही आंसर है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं टीचर्स का कि क्या क्या फीडबैक है, तो ये भी एक इवेल्युएशन का मेथड है। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड डी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ई वाले ऑप्शन पे, देखते हैं इंकरेजिंग स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट मोर। आप बताइए ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यू। इंकरेजिंग करना है स्टूडेंट को और से और रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब फीडबैक देने के लिए, मतलब मोटो वही निकल के आया जो डी ऑप्शन का था। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, डी एंड ई हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो मिड लेवल में एग्जाम वगैरह होते हैं उसको ही हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें घुमा एकदम मतलब घुमा दिया है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा। विच स्टेज इन रिसर्च क्रिएट्स अ वर्किंग थीसिस फॉर रिसर्च पेपर बाय specifying and organizing the category of information। समझ में आ गया, मतलब सबसे पहले तो इनमें से जो भी है वो एक रिसर्च का स्टेज होगा, ओके। एंड सेकेंड वन इज जब भी आप थीसिस तैयार करते हो फॉर अ रिसर्च पेपर, सो उसमें आपको स्पेसिफाइंग करना है और ऑर्गेनाइजिंग करना है कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कौन सा होगा, पहला है रिसर्च डिजाइन, सेकेंड वन इज डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जल्दी से आंसर इसका दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा वीडियो का, सेल्फ से आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वो बच्चे जो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, बेटा हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस आइडिया जनरेशन होता है, मतलब जो हमको प्रूव करना है उसको हम एक रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि सन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है,
तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया ना, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि सन हीट प्रोड्यूस करता है। मैं अपनी मतलब बात को समझाने के लिए बोल रही हूँ कि सन हीट प्रोड्यूस करता है, ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक आइडिया है, ये एक रिसर्च आइडिया है, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं रिसर्च पेपर बाय स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर मैंने बोला कि ये सूरज हीट प्रोड्यूस करता है, इट इज अ इंफॉर्मेशन, अब हमें इसको स्पेसिफाई करना है एंड ऑर्गेनाइज करना है। ओके, सो दिस वन इज टेल बाय द यूजिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो वो होता है जो हम लोग फंडामेंटल रिसर्च जो हो चुकी है उसी को रिव्यू कर लेते हैं बाय द डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड डेटा को एनालाइज करना, तो एनालाइज में हम स्पेसिफाइंग करेंगे। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैं रिसर्च के डिजाइनिंग प्रोसेस की बात करती हूँ। डिजाइनिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देन आफ्टर दैट लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे, फिर क्लियर करेंगे, देन हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट, एंड उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। द डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द एनालिसिस ऑफ द डेटा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज reference serves the purpose of. The options are leading authenticity to given content, insightful decision making, giving ornamental values to research, and exhibiting the great achievement. What is the answer of this question? Tell me. references कब दी जाती है रिसर्च पेपर के लास्ट में? क्यों दी जाती है? साइटेड करने के लिए। साइटेशन मतलब समझते हैं? साइटेशन मतलब कि सपोज हमने कोई भी रिसर्च की है और उसको कहाँ से लिया है, उसमें कहाँ से हमने ओरिजिनलिटी ऑफ द प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए। ऑर्नामेंटल मतलब होता है, गिविंग द ऑर्नामेंटल मतलब होता है डेकोरेटिव वैल्यू, मतलब रिसर्च को सजाने के लिए हम डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग या लीडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट वन। देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए हुए हैं, तो इसके आंसर जो है मैंने बहुत ही मतलब उसके डेटा कीवर्ड को सेलेक्ट करके ही दिए हुए हैं, तो उसके लिए आप वरीड मत होइएगा। लीडिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द गिवन कंटेंट। ओके, तो ये इसका फर्स्ट वन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस जो है वो एपीए स्टाइल में, मैं बताना चाहूंगी एपीए स्टाइल क्या होती है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टाइल में लिखी जाती है। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस। ठीक है, ये रीड वगैरह साइटेड वगैरह करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, सो गो ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर after identify the different variables and establishing the logical reasoning in their theoretical framework, this is the theoretical framework, the next step in the research process is क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद हमने लॉजिकल रीजनिंग को एस्टैब्लिश भी कर दिया, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी मैंने रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स की बात की थी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम रिव्यू कर लेते हैं लिटरेचर को, देन हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन हम एनालाइज करते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग तो डिफाइन हो चुका है, लॉजिकल रीजनिंग डिफाइन हो चुका है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यस, जनरेट हाइपोथेसिस। क्यों? देखिए आइडेंटिफाई कर लिया हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को कि जो सन है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ये हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन है, बट अब हमें इसको प्रूव करना है। डिफरेंट वेरिएबल्स हमने निकाली कि एक सन हो गया, एक हीट हो गया, अब हम इस पे काम करना है। अब हम उनके बीच में लॉजिकल रीजनिंग भी हमने फाइंड आउट कर ली कि सन is producing the heat. Now we have to generate the hypothesis first. This is the idea and we have to generate the scientific proof for this one. Okay, so next one conduct the B is the correct option here. बात समझ में आ गई?
जनरेट हाइपोथेसिस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज द वर्क सिचुएशन। इसका आंसर जल्दी से बताइए। पार्टिसिपेशन द टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ग्रेट पोटेंशियल भी होना चाहिए इंश्योरिंग करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोफेशनल में एज वेल एज वर्क सिचुएशन में। तो क्या होती है? इवेल्युएशन रिसर्च। यस, इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात हो रही है। देखिए कितने सारे हिंट दे रहा है, तो क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हो गया इवेल्युएशन रिसर्च के बारे में। फंडामेंटल तो प्योर रिसर्च हो गई, आपको उसके लिए कोई भी मेथड दिया हो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही थ्योरेटिकल प्रूफ है। अप्लाइड रिसर्च जो है वो बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे होती है, यूनिवर्सिटीज लेवल पे होती है, ठीक है। अप्लाइड की जाती है रिसर्च। एंड एक्शन रिसर्च मैंने बताया था मेरे एक्शन वाले, उसमें जाके देख लेना, मैंने सारे ही टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है एक वीडियो में बताई हुई है, तो उस वीडियो को रिकमेंड करती हूँ मैं कि देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज का लेसन हम यही वाइंड अप करते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन है सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन दी थीसिस। आप बताइए क्वेश्चन, थीसिस में सुपरवाइजर का सर्टिफिकेशन क्या दिखाता है? इट्स गिव्स द नेम फेम टू दी सुपरवाइजर। क्या ये सुपरवाइजर को नाम और फेम देता है, प्रसिद्धि प्रदान करता है? या फिर इट क्लियर्स द डिफरेंट बॉटलनेक्स इन द सिस्टम, डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, बॉटलनेक सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, या फिर वेटेज देता है स्कॉलर के वर्क को, या फिर ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क को इंश्योर करता है। अब ये दोनों देखिए, ये बहुत नियर बाई है, आपको लग रहा होगा क्या? इंश्योर द ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। सुपरवाइज तो हर एक रिसर्च स्कॉलर का अलग अलग सुपरवाइज होगा, तो ये क्या देगा थीसिस में? यस, ये गिव्स वेटेज टू द स्कॉलर्स वर्क, यानी स्कॉलर ने क्या वर्क किया है उसको वेटेज देगा। उसमें लिखा होता है ना, दिस इज सर्टिफाइड दैट द गिवन स्कॉलर इज डू दिस रिसर्च इन माय सुपरविजन। तो इस तरीके से ये जो है सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे डी ऑप्शन क्यों नहीं बोला? इंश्योर द ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क तो रिसर्च स्कॉलर जो है वो लगाता ही अपने में, प्लेगिज्म सॉफ्टवेयर से निकाल के रिपोर्ट लगाता ही है, ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क ये है या नहीं है ना। लेकिन उसके बाद उसका सुपरवाइजिंग भी तो जरूरी है ना। सर्टिफिकेशन क्या प्रूफ करेगा कि इस सुपरवाइजर के अंडर में मैंने ये रिसर्च किया है। ओके, जब तक वो सुपरवाइजर अंडर नहीं करेगा तब तक उसका आंसर नहीं, उसको डिग्री अवार्ड होगी। तो पहला जो है सी विल बी योर करेक्ट वन। सो आई होप यू एंजॉयड इट वेरी वेल। लेसन्स को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट जो है डेली लेती रहूंगी। आज के पेपर में मैं 21 जून का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड। आज उसके बाद मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेसन में हम ऐसे ही एमसीक्यूज और डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसके जो ऑप्शंस है उसको केयरफुली रीड करिए, ठीक है। ओके, so thank you for watching me. Keep learning, keep watching. Have a nice day, friends. Bye.